ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर देख चुके हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम देख चुके हैं। कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोड लगा के। मोड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन आइदर देयर टेल्स। ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? या तो दोनों के वेक्टर के टेल के बीच का एंगल, कौन सा? छोटे वाला। या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का एंगल, बट छोटे वाला। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं, देखो वेक्टर को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि 2 + 3 = 5, एल्जेब्रिक सम नहीं होता है। वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है, उस तरीके का नाम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मान लो हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं। वेक्टर ए ये है, ले लेते हैं हम। वेक्टर बी है ये। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने, आप याद कीजिए, मैंने बताई थी, अगर हम वेक्टर को फ्रीली मूव कराएं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेक्टर विल रिमेन सेम। याद है? अगर मैं इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करा के इस तरह से एडजस्ट कर दूं सो दैट एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर जाए, क्या हो गया अभी? ये हेड टू टेल कनेक्शन। तो जिन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, सबसे पहला स्टेप हम उनको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि सो दैट दे कैन बी कनेक्टेड इन हेड टू टेल कनेक्शन। अब ये जो दो साइड हैं, अगर मैं बोलूं कि दो एक ट्राइंगल की साइड है, तो जो तीसरी साइड होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। लेट्स से दिस इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज द सम, वेक्टर सम ऑफ ए एंड वेक्टर बी। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आई बात? हम कौन से दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं? जिनका हेड टू टेल कनेक्शन है। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? अल्फा या बीटा? बीटा। समझ में आई बात? तो हम मान लेते हैं ए और बी के बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तो हमने पता कर लिया कि a + b = वेक्टर c, लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है अभी। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है यहां से यहां तक मोड a। ये लेंथ कितनी है? दिस इज मोड b। ये लेंथ कितनी है? मोड c। तो वी नीड टू फाइंड दिस रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है। वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हमें कौन से दो वेक्टर ऐड करने होते हैं? जिनका हेड टू टेल कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसी को समझते हैं फिर हम इसको डेरिवेशन करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूं, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q एंड दिस इज वेक्टर R। कौन से दो वेक्टर ऐड होंगे? यस, P एंड R, क्योंकि ये क्या है? हेड टू टेल कनेक्शन, विच इज इक्वल टू Q वेक्टर। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज वेक्टर A, ठीक है, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C। अब मुझे बताइए कौन से दो वेक्टर ऐड होंगे? हेड टू टेल कनेक्शन किसका है? यस, ये तो हेड टू हेड है ना, तो A + C। तो वेक्टर A + C = वेक्टर, समझ में आ रहा है बेटा? दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? चलिए अब वी विल फाइंड एक काम करो, ये बनाओ पहले डायग्राम जल्दी से, क्विक। लिख लिया बेटा यहां तक? इसकी स्टेटमेंट लिखिए।
किसकी स्टेटमेंट? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में, ठीक है। बोलूं? ये बना लिया, लिखो। लिखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, if two vectors are represented by two sides of a triangle, in magnitude and direction, taken in same order, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हेड टू टेल कनेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देयर सम, ब्रैकेट में लिख लीजिए रिजल्टेंट, देयर सम, ब्रैकेट में रिजल्टेंट, वेक्टर इज, their sum, bracket में resultant, is represented by the third side, of the triangle taken in the opposite order, अपोजिट ऑर्डर समझ में आ गया? हमारा हेड टू टेल कनेक्शन ये है, अदरवाइज सेम ऑर्डर होता तो एरो इधर होता, लेकिन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया? अब वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। अब यहाँ पे सिंपल सी 10th क्लास की ज्योमेट्री लगा के वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो बनेगा उससे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इन इवन 11th क्लास ऑल्सो, 12th क्लास ऑल्सो, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो यूज होगा हर जगह, ठीक है। तो देखना ध्यान से, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं एक बार, देखो। ये है वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड मोड ए, दूसरा वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड मोड बी, जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो ये होगा, दिस इज वेक्टर आर। जो रिजल्टेंट होगा, देखो जिनको ऐड करना है उनको तो हेड टू टेल कनेक्ट कर दिया, अगर हम तीसरा वेक्टर भी सेम ही डायरेक्शन में लगा देते हैं, ऐसे 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 सेम ऑर्डर में, तो वो रिजल्टेंट नहीं, वो फिर माइनस आर होता। तो रिजल्टेंट क्या होता है? तीसरी साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर, वो रिप्रेजेंट करती है हमें थर्ड साइड, समझ में आ गया? रिजल्टेंट। ये एंगल था हमारा बीच का, थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, हमने यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इसमें देखो जरा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? थीटा। ये लेंथ कितनी है? मोड बी। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो व्हाट इज कॉस थीटा? एक्स अपॉन मोड बी। मैं बार बार एरो ना लगाऊं, समझ जाना एरो ही है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू मोड बी कॉस थीटा। इसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं आपसे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन, याद है कि नहीं वो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो वो याद है सभी को? वो वही है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? मोड बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? मोड बी साइन थीटा। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग, लगा दें। दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, लगाइए। इधर लिख दूं मैं, तो हम लिख सकते हैं
मोड आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, मोड ए प्लस मोड बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, सॉरी, मोड बी साइन थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, करके बताओ सोल्व कितना आया। सोल्व कीजिए इसको। हाँ लिख लो, हाँ बोलो। यस, वेरी गुड। मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, cos थीटा आ गई, प्लस मोड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखना जरा सही लिखा है क्या? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? मोड बी का स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी की ये टर्म है ए बी कॉस थीटा। समझ में आई बात? दिस इज मोड आर का स्क्वायर। तो मोड आर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो, समझ लो, याद कर लो, ठीक है। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है एग्जाम में। डन। केशव समझ में आ गया? इधर का तो लिख लिया होगा, है ना? नहीं लिखा? हाँ लिख लिया। देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इधर देखो बेटा सभी, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल अगर मैं अल्फा ले लूं, बेसिकली अल्फा में क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। मतलब इससे हम, क्योंकि अगर हमें ए की डायरेक्शन पता है तो एंगल अल्फा से हम आर की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आप सोचो इस ट्राइंगल में, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में व्हाट इज tan अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन, यस बोलो, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? लिख लो इसको भी। रह गया लेट लतीफ? अब अब तो खुद ही करो ना, समझ लिया ना कैसे करना है? दिखाओ कहां तक रह गया। अच्छा लिख लो, चलो। तो बड़ी सिंपल चीज है बेटा, सिंपल से डेरिवेशन 10th क्लास की ज्योमेट्री यूज हो रखी है, इसमें कुछ है ही नहीं अलग एक्स्ट्रा अलग से, है ना। अब हम इस पे फोकस करेंगे जरा, ठीक है, लिख लो इसको।
है? मिटा दूं? ईशा लिख लिया है? नहीं, बस ये वाली लाइन हटाऊंगा मैं। इधर देखिए सभी लोग, फॉर्मूला देखिए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब सोचो, अगर थीटा वेरी करेगा तो रिजल्टेंट भी वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वेरी करेगी। तो बेसिकली दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं, देखना, सपोज करो मुझे रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए। रिजल्टेंट कैसा चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट लेने के लिए हमें cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी। आप जानते हैं cos थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? 1 और -1 के बीच में लाई करता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो cos r मैक्सिमम करने के लिए हमें cos थीटा को 1 करना पड़ेगा। cos थीटा 1 करने का मतलब है थीटा इक्वल टू, जब थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा 0 है मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हुए कि नहीं। और sin 90 क्या होता है? sin 90 क्या होता है? और cos 90 0, तो cos 1 0 पे हुआ। समझ में आया? तो हाँ, मैं क्या बता रहा था? रिजल्टेंट मैक्सिमम। अब मुझे बताओ मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 तो 1 हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी। तो इसका मतलब है दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब वो दोनों 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। एग्जाम्पल दूं इसका? इधर देखो बेटा, लिख लेना बाद में, इधर देखिए पहले एग्जाम्पल है इसका। सपोज करो मैं इधर लिख रहा हूं, सपोज करो आपके, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो आपके पास एक ब्लॉक है 2 kg, आपने इस पे इस तरफ फोर्स लगाया फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, एक और फोर्स लगाया मान लेते हैं 5 न्यूटन। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल पैरेलल है तो 0 डिग्री है। फोर्स कितना होगा? 15। 10 और 15 को ऐड करके मैक्सिमम वैल्यू 15 आ सकती है। 15 से ज्यादा ला सकते हो क्या? कब आ रही है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट विल बी, तो नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन। अब आप मुझे बताइए मिनिमम कब आएगी? है -1। अब ऐसे भी सोचो, अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे। एंटी पैरेलल, इसको हटा दूं? इधर देखो, ये तो हो गया मैक्सिमम का केस। रिजल्टेंट विल बी मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू -1। -1 कब होगी? जब थीटा 180 का मतलब है, अरे बोलो, एंटी पैरेलल बोले तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। बोलो मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? सेम ही तो आएगा। तो a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लिख देते हैं मोड a माइनस मोड b के ऊपर आगे के ऊपर पूरा मोड लगा देता हूं। इसका मतलब b माइनस ए भी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है। मतलब सिग्निफिकेंस क्या? देखो सेम कंसेप्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, मान लेते हैं 40 न्यूटन फॉर एग्जांपल। एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया 10 न्यूटन। मैक्सिमम 40 और 10 का मैक्सिमम 50 बन सकता है और मिनिमम 40 उधर 30। हाँ, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना आएगा? 30 न्यूटन किधर आ रहा है? लेफ्ट या राइट? क्योंकि ये बड़ा फोर्स है।
अब अगर सपोज करो मैं इधर की तरफ 40 लगा दूं, इधर की तरफ 10 लगा दूं, अभी भी 30 है, लेकिन डायरेक्शन, इसलिए मैंने a माइनस बी लिखो है, b माइनस ए लिखो। डायरेक्शन वो होगी जिधर बड़ा वेक्टर होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो हमने इसको रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी, और वो कब होगी, जब एंटी पैरेलल होंगे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको पहले लिख लो जल्दी से, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, ये मतलब हुआ। हाँ पूरा, पहले ये लिखो मैक्सिमम, फिर ये लिखो। इधर का हटा दूं, देखो निष्कर्ष क्या निकला। इधर देखना भाई आप लोग, निष्कर्ष ये निकला, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं p वेक्टर एंड q वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट लाइज बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। यस और नो? रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, या a से डिनोट किया तो a और b ही ले लो इसको, ठीक है, a और b। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वेक्टर a प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके ही बीच में लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो फोर्स हैं, ध्यान देना बेटा, इधर आपके पास दो फोर्स हैं, मान लेते हैं एक फोर्स है आपका 40 न्यूटन, दूसरा फोर्स है आपका 30 न्यूटन। तो बताओ जो रिजल्टेंट होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इनकी, और मिनिमम वैल्यू। क्या पॉसिबल है कोई एंगल इस तरह से सेट करें हम कि इनके बीच का रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ जाए? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 5 न्यूटन रिजल्टेंट इन दोनों से निकाल के लाना इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन इससे रेंज से बाहर जा रहा है। क्या हम 40 और 30 को यूज करके 100 न्यूटन ला सकते हैं? बोलो, नॉट पॉसिबल। क्या हम 40 और 30 यूज करके 80 न्यूटन ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्या हम ये यूज करके 72 न्यूटन ला सकते हैं? मैक्सिमम कितना ला सकते हैं? क्या हम 70.1 भी ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। मैक्सिमम कितना ला सकता है? 70 न्यूटन तक। इसका मतलब ये है। अब सपोज करो 40-30 आपने किया, अब मैं बोल रहा हूं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट निकालिए। इफ द एंगल बिटवीन 40 एंड 30 न्यूटन इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? बेटा अभी तो बताया 70 डिग्री पे होता है। मैं बोल रहा हूं F1 है आपके पास 40 न्यूटन, F2 है आपके पास 30 न्यूटन, और मैं बोल रहा हूं इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। मतलब दोनों कैसे लगे हुए हैं? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से, एक 40 न्यूटन और दूसरा 30 न्यूटन। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b cos 90 क्या होता है? ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई। कितना आएगा? 50 न्यूटन। यस और नो? समझ में आ रहा है? 90 डिग्री पे 50 न्यूटन। अब देखो 50 भी 10 और 70 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? इस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता रिजल्टेंट, इसी के बीच में लाई करेगा। 90 डिग्री पे भी 50 न्यूटन आ रहा है। अब आप लोग 50 न्यूटन आएगा किधर, वो भी देख लेते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लगे, एक इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर। अब बताओ क्या केवल इधर या केवल इधर जाएगा क्या ऑब्जेक्ट? मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हमने दोनों तरफ फोर्स लगा दिया एक साथ, वो इधर ना तो अकेले इधर जाएगा और ना ही अकेले, तो बीच में कहीं जाएगा कि नहीं? रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा कि नहीं? दिस इज रिजल्टेंट फोर्स।
इसकी जो मूवमेंट होगी वो यहां होगी इस तरह से। अब सोचो वेक्टर सम कैसे लगाएं सर? देखिए 40 न्यूटन ऐसे है, ये जो 30 न्यूटन है, इस 30 न्यूटन को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं सो दैट हेड टू टेल कनेक्शन बन जाए। बोलो वेक्टर विल रिमेन सेम, अभी भी एंगल कितना है 90। ये जो थर्ड साइड होगी दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये कितना होगा 50 न्यूटन। अच्छा ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कितने एंगल पे होगा? बोलो tan अल्फा इक्वल टू 30/40। अब आप बोलोगे सर हमें तो उसी वाले फॉर्मूले से बताओ जो हमने देखा था, उसमें लगाइए, पुट कीजिए। tan अल्फा क्या था बताना जरा? मोड बी साइन थीटा अपॉन में मोड ए प्लस मोड बी। थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा कितना है साइन 90 1 cos 90 0, तो बी अपॉन ए, बी क्या था हमारा 30/40। समझ में आई बात? अरे समझ में आया? बी कितना है? ये बी तो है, हाँ ये बी है हमारा और ये ए है हमारा, दिस इज मोड ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। मोड बी मतलब 40 साइन 90 अपॉन में 30 प्लस cos 90, 30 प्लस 40 cos 90, तो भी हमारा ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, मोड भी 30 है बेटा, दिस इज 30, दिस इज 40। ठीक है, तो दिस इज 3/4। समझ में आ गया? लिख लो इसको जल्दी से। इस तरह से हम यूज करते हैं वेक्टर एडिशन। जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो सबको ऐड करने का एक ही तरीका है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ से आपका पैरेललोग्राम निकला है, पैरेललोग्राम लॉ, उसी से आपका पॉलीगन लॉ निकला है। सब कुछ ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना आ गया, सारे लॉ अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, भले यूज ना भी करो पैरेललोग्राम और वो, इसको अच्छे से कमांड कर लो निहाल। ठीक है।